खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि पूरी दुनिया को मालूम है कि चाइना और भारत के माबैन लद्दाख और गलवान वैली पर जो तनाज़ा चल रहा है वो इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर चुका है। इस बात का अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया ये आखिर इलाका है किसका। दोनों मुल्कों के माबैन काफी पीस एग्रीमेंट्स हुए मगर उस पर भी बाज़ाब्ता तौर पर अमल दरामद नहीं हुआ। जिस तरह कश्मीर के मामले पर अक़वामी मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल खामोश है, इसी तरह लद्दाख के मामले पर भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बिल्कुल खामोश नजर आ रही है। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के दिफाई सज्जाकार कमर चीमा साहब। चीमा साहब, हम अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। चीमा साहब, सबसे पहले ये बताएं कि जो लद्दाख का जो मामला है चाइना और भारत के माबैन, आखिर इसकी हकीकत है क्या? क्योंकि जो चाइना वाले हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये इलाका हमारा है और भारत की जानिब से भी इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि काफी तकरीबन 2 से 5 किलोमीटर तक जो ये चाइनीज आर्मी है ये हमारी हदूद में दाखिल हो चुकी है। आप इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं? देखें, ये जो भारत और ये जो इलाका है जो लद्दाख के साइड पे है, ये तकरीबन 3400 किलोमीटर की आपको पता है ये बॉर्डर लाइन है इंडिया और चाइना की। अब मजे की बात है कि इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो डिस्प्यूटेड है क्योंकि इसको बोला जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक तरफ उनका कंट्रोल है, एक तरफ इनका कंट्रोल है। लेकिन हुआ यूं कि जैसे ही इंडिया ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में लेने की कोशिश की और 370 का जो आर्टिकल था उसको तब्दील किया और उसका स्टेटस चेंज किया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लेके आए, तो जो कश्मीर में भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लेके आए, तो चाइना ने समझा कि बेसिकली अगर ये यूनियन टेरिटरी बनता है तो ये बेसिकली तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करके ये ज्योग्राफिक तब्दीलियां कर रहे हैं, तो ये ज्योग्राफिक तब्दीलियां इंडिया सोली अकेले नहीं कर सकता। सो ज़ाहिर बात है चाइना भी उसको हक है अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर क्लेम करने का, और सॉवरेनिटी को ज़ाहिर बात है कोई भी हर मुल्क सॉवरन होता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये आ गया कि चाइनीज़ जो हैं उन्होंने बकौल इंडियंस के अपनी जो मुकर्ररा जगह थी उससे थोड़ा आगे आ गए, और वो तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर की टेरिटरी है गलवान वैली में। तो वहाँ पे फिर कभी, क्योंकि इंडियंस अक्सर कहते थे कि जी हमारी 1962 में जंग हुई, लिमिटेड वॉर हुई, फिर उसके बाद भी मामलात ख़राब हुए, लेकिन कभी जी 1975 के बाद कभी गोली नहीं चली। तो चीनियों ने ये तो मेंटेन रखा कि गोली कोई नहीं चली, लेकिन जो वहाँ पे हुआ वो फिर पूरी दुनिया ने देखा कि बगैर गोली चले किस तरह इंडिया के जो जवान हैं उनको मारा गया, और फिर एक मोरल डाउन हुआ। तो एक इंडिया के अंदर बहस शुरू हो गई और मोदी साहब की के लिए बहुत बड़े रेपुटेशनल चैलेंजेस बन गए। और फिर आपको पता है कि उन्होंने कहा जी कि हम गलवान में अगर चाइना ने हमारे साथ ऐसे किया है तो हम फिर चाइना को इकोनॉमिकली, जो इकोनॉमिक जिसे कहते हैं ना वो जी डिजिटल स्ट्राइक करेंगे। एक मजाक बन गया मोदी साहब का, तो उन्होंने डिजिटल स्ट्राइक की, उन्होंने कहा जी हम ऐप्स बंद कर देंगे। तो इस तरह की चीजें हुई हैं जी। चीमा साहब, देखें ना कि जो 1993 में चाइना और भारत के माबैन जो पीस एग्रीमेंट हुआ था, उस पीस एग्रीमेंट में ये बात दोनों मुल्कों के माबैन ये तय हो चुकी थी कि हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। जब 15 जून को भारत के जो सिपाही हैं उनको जब चाइनीज आर्मी की जानिब से मारा गया, जो कुछ दिन पहले ये सोशल मीडिया पर तस्वीरें काफी वायरल हो रही थी कि जो मोदी हैं उन्होंने वहां पर अस्पताल का दौरा किया है। अब भारतीय मीडिया जो है वो ये कहता है कि बिल्कुल उन्होंने एक मिलिट्री बेस था वहां पर अस्पताल का दौरा किया है, मगर कुछ अहम और बावसूख जराए जो ये कहते हैं वो बेसिकली अस्पताल है ही नहीं, वो एक कॉन्फ्रेंस रूम था। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, ज़ाहिर बात है वो बड़ा एक प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए एक चैलेंज बन गया, क्योंकि वज़ीर आज़म मोदी तो वहाँ पे गए थे 18-20 दिन के बाद गए। ये वाक़या पिछले महीने की 15 तारीख को हुआ, और फिर जब वज़ीर आज़म मोदी वहाँ पे गए तो उन्होंने दिखाना तो था कि हमारे कुछ जवान जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन हुआ यूँ कि वो जो हॉस्पिटल है उसका एक एरिया था जो कि कॉन्फ्रेंस रूम था,
तो ये सारे लोग तकरीबन ठीक हो चुके थे, क्योंकि किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा था। ना ही कोई एक्स-रे मशीन पड़ी हुई है, ना ही कोई वेंटिलेटर पड़ा हुआ है, ना ही किसी को कोई ड्रिप लगी हुई है। तो बस उनको बेड लगा के बिठा दिया गया। तो वो बाद में लोगों ने पूछा, जब उसको ज़ाहिर बात है एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म किसी जगह विज़िट करता है, तो लोग फिर देखते तो हैं वहाँ हुआ क्या? तो लोगों ने सवाल-जवाब उठाने शुरू कर दिए, और जब वो सवाल-जवाब उठे, तो वो मोदी साहब के लिए बजाय इसके कि वो उनकी एक पॉपुलैरिटी का सवाल पैदा होता कि देखिए जवानों से जाके उन्होंने बात की। अगर वो जवान बिल्कुल ठीक है तो उन्हें चेयर्स पे देख लेते। उनके लिए उस कॉन्फ्रेंस रूम में जो है वो मेडिकल बेड लगाने की क्या ज़रूरत थी? तो ये ज़ाहिर बात है कि वो एक लेकिन इंडियन मिलिट्री का बयान आया जी कि ये बेसिकली हॉस्पिटल ही था। ये हॉस्पिटल के मतलब का एक एक बिल्डिंग है, जिसको हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया हुआ है। सो लिहाज़ा ये ना कहा जाए कि ये हॉस्पिटल नहीं है। तो सोशल डिस्टेंसिंग और ये वो इस तरह की चीज़ें, वो ज़ाहिर बात है एक जवाब बन ना पाया उनके लिए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा जी क्योंकि ज़ख्म बहुत गहरे थे, बड़े पुराने ज़ख्म हो गए हैं, मारा बहुत है तो इसलिए अभी तक बेड पे हैं। कइयों ने कहा कि नहीं जी ये तो बस एक फ़ोटोशूट के लिए मोदी साहब गए हैं। तो डिफरेंट चीज़ें इसमें हुई हैं। नहीं तो अगर जब मोदी साहब वहां पर गए, अब भारतीय मीडिया ये भी कह रही है कि हर साल जून में वहां पर लद्दाख के पास एक इलाका है नीम, जहाँ पर हर साल जून में पूजा की जाती है। भारतीय मीडिया ये भी कह रहा है कि नरेंद्र मोदी उन नौजवानों का हौसला बुलंद नहीं करने गए थे, बल्कि जो नीमू में वाक़ इलाका है वहां पर पूजा करने गए थे। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, वो ज़ाहिर बात है कि वो दरियाए में नीमू में वो आपने देखा फूल फेंक रहे थे, वो पत्तियाँ फेंक रहे थे, वो सबने वो तस्वीरें देखी। वो तो एक ज़ाहिर बात है कि इंडिया का एक बहुत हिस्सा है जिसको इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी का बहुत हिस्सा और कांग्रेस पार्टी और इस तरह के जो लिबरल्स हैं, वो समझते हैं कि मोदी साहब इंडिया को एक हिंदू रियासत बनाने के चक्कर में चल पड़े हैं। तो लेकिन मोदी साहब कहते हैं जी कि मैं तो गया तो वहाँ था लेकिन मेरा पूजा भी कर ली मैंने, वो भी साथ एक थी, मुझे उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑपोज़िशन का ज़ाहिर बात है काम ऑपोज़िशन करना होता है और हुकूमत का काम ये है कि जी मैं हम मज़हब को, नेशनलिज़्म को, रिलिजियोसिटी एंड नेशनलिज़्म को दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। उससे ये होता है कि एक रिलिजियस एक्ट दिया तो उससे लोग मुतासर हो गए, एक नेशनलिस्ट एक्ट भी दिया उससे भी लोग मुतासर हो गए। तो बेसिकली प्राइमरीली मोदी साहब ऑप्टिक्स के लिए करते हैं। अगर आपको याद हो 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने एक बहुत बड़ी रकम नरेंद्र मोदी साहब की पब्लिसिटी के लिए रखी हुई थी, ताकि इनकी एक अच्छी प्रोजेक्शन की जाए। सो ये जो प्रोजेक्शन की जाती है, ये ख़ास किस्म के माइंडसेट को अप्रोच किया जाता है, तो इसके लिए एक प्री प्लान्ड चीज़ें होती हैं और फिर ऑपोज़िशन को मौका मिल गया क्योंकि उनको पता चला कि भई गए तो तुम थे फौजियों की इयादत करने और वहाँ पे तुम पूजा-पाठ भी शुरू कर दी। तो ये चीज़। अच्छा चीमा साहब, आप जो कश्मीर का जो मामला है, उस पर भी आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का किरदार पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह पाकिस्तान ने कई मर्तबा भारत को अक़वामी मुत्तहिदा में बेनकाब किया है और ये पाकिस्तान ने साबित किया है कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, जो जिसने हमेशा दहशतगर्दी को तो कश्मीर के मामले पर भी ये तनाज़ा अभी तक चल रहा है कि आए दिन वहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जियाँ की जाती हैं। तो जो लद्दाख का मामला है, ये भी अभी तक जो है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये भी हल नहीं हो सका है। क्या आप समझते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसको खत्म होना चाहिए, उसका किरदार गैर-फ़ाल है? नहीं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो ख़त्म नहीं हो सकती, ना ही उसको होना चाहिए, ना ही अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त्म होना चाहिए। देखें अदारे हमेशा जो हैं वो आप उसको एब्सोल्यूट जज नहीं कर सकते उनकी जो सक्सेस एंड फेलियर होता है। रिलेटिव गेन्स देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने बहुत काम किया है, लेकिन ज़ाहिर बात है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स मिस भी हैं, टारगेट्स मिस भी हैं और कुछ टारगेट्स तो बहुत ज़्यादा मिस हैं। कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो और ख़ासकर मुसलमानों के अंदर फिर एक आता है कि भाई जी मुसलमानों की जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ हैं, उनको ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा उस तरह असर्ट नहीं करता, क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो उसके इंटरेस्ट नहीं है। तो ये इस तरह की चीज़ें फिर आती हैं, फिर जैसे आप जैसे लोग सवाल करते हैं, ज़ाहिर बात है सवाल बनता है कि भई ये अदारा अगर बना इस काम के लिए था, तो इसने ये डिलीवर क्यों नहीं किया? तो ज़ाहिर बात है अक़वाम मुत्तहिदा की भी अपनी लिमिटेशंस हैं
और वो भी उस तरह एक्टिवली वो नहीं कर सकता जिस तरह अवाम समझती है कि शायद हर मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा के पास है, हर मसले का हल तो अमेरिका बहादुर के पास भी नहीं है। तो रिलेटिवली लेकिन फिर भी कश्मीर के मसले को एक कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, ग्लोबल इशू बनाने में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मदद ली गई है। वही करारदादें हैं जिनको हम याद करते हैं, हम बात करते हैं, हम कहते हैं जी देखें जी इंडिया जो है वो वायलेशन कर रहा है। उन्हीं करारदादों की बेस पे हम इंडिया को टफ टाइम देते हैं और उनका जो इंसानी हकूक का रिकॉर्ड है, उनका जो वहाँ पे जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है और जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है और जिस तरह मीडिया की आज़ादी कंट्रोल की जाती है कश्मीर के अंदर, हम उन्हीं लाइन्स पे उसको डिस्कस करते हैं। सो अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल ने बहुत मदद की है। नहीं, अगर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल ने बहुत मदद की है, कश्मीर का मामला ये कोई जो काफ़ी ये सदियों से ज़ेर बहस आ रहा है। 1947 से लेकर अभी तक पाकिस्तान और इंडिया के माबैन इस पर तनाज़ा चलता आ रहा है। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कभी भी इस मामले पर जो है अपना किरदार फ़ाल तरीके से अदा नहीं किया। आपने ये एक वाक़या हुआ था चंद दिन कबल कि उसको पूरी दुनिया ने देखा कि एक 3 साला बच्चे के सामने उसके नाना को कत्ल किया गया था और वो अपने नाना की लाश पे जो शहीद हो गए उसकी पीठ पर बैठकर नाना की सदा दे रहे थे। तो ये भी जो वाक़या हुआ था ये बिल्कुल ज़ुल्म और बर्बरत की इंतहा थी। उस पर भी अक़वाम मुत्तहिदा अभी तक खामोश क्यों है? वो अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर रही? देखें इसमें आरिफ बात ये है कि सारा टाइम अक़वाम मुत्तहिदा एक इशू को पिक तो करती है, रिपोर्टें बनती हैं, उसके ऊपर बैठे हुए हैं, यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप बैठे हुए हैं, जो सालाना रिपोर्ट्स देते हैं। देखिए उसको अगर ये कहा जाए कि रियलिस्टिकली बात करेंगे ना, अब ये कहा जाए कि जी क्या यूरोप और अमेरिका उठ के मिल के इंडिया पे हमला कर दें या सारे 57 मुल्क, हम तो मुसलमान नहीं इकट्ठे कर सके कश्मीर के ऊपर, तो बाकी दुनिया को क्या कवर करना। सो मेरा ख्याल है कि मैंने जैसे पहले अर्ज की है कि एक जो होती है ना उसे बोलते हैं कि आप किसी भी गेन को, कोई भी जो इशू होता है उसको आप ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देख सकते, आपको उसको ग्रे में भी देखना पड़ता है। लेकिन जब तक वो ग्रे में होता है तो मीनवाइल आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी ग्रे शक्ल में तो सो कश्मीर का इशू दुनिया में इसको न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहा जाता है, दुनिया में इसको एक डिस्प्यूटेड बायलैटरल डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहा जाता है, दुनिया इसको मानती है। लेकिन अब इसकी सॉल्यूशन के ऊपर अगर बात की जाए तो मैं समझता हूं कि फलस्तीन से तो बेहतर ही पाकिस्तान ने कश्मीर के इशू को टेक अप किया है। अरब ममालिक तो उस इशू से भी पीछे हट गए हैं, ये तो पाकिस्तान ने इस इशू को जिंदा रखा हुआ है। सो मैं समझता ये हूं कि हमें इतनी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, थोड़ी अपनी भी नजरसानी करनी चाहिए अपनी पॉलिटिक्स पे, अपनी पावर पे, अपनी स्ट्रेंथ पे, कि हम इसको ग्लोबली किस तरह डिप्लोमेटिकली लेके चल सकते हैं ताकि अक़वाम मुत्तहिदा और बेहतर रोल प्ले कर सके इसके लिए। जी सेवा साहब, आप जैसे सबसे बड़ी जो आर्मी है वो चाइना के पास है। अब चंद दिन कबल जो है भारत ने और अपना अमेरिका ने जो है मशकें भी शुरू की हैं और कुछ दिन पहले जो है तर्जुमान व्हाइट हाउस की जानिब से ये बयान भी जारी किया गया है कि जो हम अगर जंग होती है चाइना और भारत के माबैन तो हम भारत का भरपूर साथ देंगे। इस मामले को आप किस नजर से देखते हैं? किसने कहा हम भरपूर साथ देंगे? आवाज कट गई थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा है कि हम इंडिया का भरपूर साथ देंगे लद्दाख के मामले पर। देखें अमेरिका हो या कोई भी हो, कोई मिलिटरली तो कोई किसी का साथ नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस मसले ने इतना ज्यादा उठना भी नहीं है कि ये मिलिटरली होना भी नहीं है, ठीक है जी। तीसरी इसमें अहम बात यह है कि जो चीज हमें समझनी चाहिए वो ये है कि अमेरिका अगर एशिया पैसिफिक में अपनी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े करके समझता है कि वो इंडिया की मदद करेगा तो कल को हालात खराब होते हैं तो थिएटर ऑफ वॉर क्या होगा?
इंडिया, थिएटर ऑफ वॉर तो इंडिया चाइना होगा ना, तो अमेरिका तो बाहर से देखेगा। सो इंडियंस इतने बेवकूफ नहीं है कि वो कहेंगे जी कि हम जो है ना वो हम अगर इंडिया चाइना से हमारी लड़ाई भी हो जाए तो अमेरिका हमारे पीछे खड़ा हुआ है। देखिए ये जमाना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर का। इस जमाने में फौजियों ने नहीं लड़ना, इस जमाने ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लड़ना है। इस जमाने में आपके पास जो टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो इंफॉर्मेशन, जो आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपकी हेल्प आउट करेगा आपके इलेक्शन इस तरह की आपकी जंग लड़ने में। सो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर में ये डिपेंड करेगा कि चीन की क्या पोजीशन है और इंडिया की क्या पोजीशन है, और अमेरिका हो, यूरोप हो, कोई भी हो, वो सारे दूर से बैठ के देखेंगे, लेकिन सिर्फ एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के लिए वो स्टेटमेंट दे देते हैं, वरना कल को किसने आना है इस मसले में? किसी ने भी नहीं आना। सर आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कश्मीर के मामले पर आप पूरे पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए कश्मीर का मसला जो आरिफ साहब वो ये है कि कश्मीर के मसले में रियासत पाकिस्तान और अवाम और सियासी जमातों को एक कंसिस्टेंसी शो करनी चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये है कि कश्मीर एक बिल्कुल हॉटस्पॉट है, एक बायलैटरल डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से हमारा आज तक भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके, और हम पिछले 72 साल से अगर भारत के साथ ताल्लुकात ख़राब है तो सारी बात है कश्मीर की वजह से ख़राब है। तो एट टाइम्स हम कश्मीर को बहुत ऊपर ले जाते हैं, एट टाइम्स हम नीचे ले जाते हैं। एक कंसिस्टेंट बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, और उस बैलेंस्ड अप्रोच में सियासी जमातें, मिलिट्री लीडरशिप और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं अदर देन दिस, इन सब को मिल के वेज चाक आउट करने चाहिए। देखिए फौज का काम है एलओसी पे लड़ना, वो तो जो दफा कर रहे हैं, बाकी काम आ जाता है सियासी जमातों का और पॉलिटिकल लीडरशिप का, सिविल सोसाइटी का और मीडिया का, कि वो इस मसले को कैसे जिंदा रखते हैं, कैसे लोगों को इसके बारे में बताते हैं, ग्लोबल ओपिनियन कैसे बिल्ड करते हैं, डोमेस्टिक ऑडियंस को कैसे इंगेज करते हैं। और सियासी जमातें जो हैं वो सिर्फ, और मीडिया जो है वो सिर्फ 5 फरवरी और 15 अगस्त के जो है इन चीज़ों को ना दिखाए कि जी बस कश्मीर जिंदा है। ये मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एक कंसिस्टेंट अप्रोच और बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, जो कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के आने के बाद हमने वो देखी। सीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने यूट्यूब चैनल पे रखा। थैंक यू आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक